चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। दोनों को पहले अलग अलग पढ़ के देखेंगे हैं दोनों अलग अलग क्या क्या चीजें हैं। बच्चों जब दोनों को ही मिला दोगे वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। रेड वर्ड डिनोट कर रहा है आपको रिडक्शन के लिए और ऑक्स वर्ड डिनोट कर रहा है आपको ऑक्सीडेशन के लिए। तो जब रिडक्शन एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इसी के बारे में अब हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जो इसी के अंदर टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। नहीं तो रिएक्शन छोड़ो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देखते हैं। तो बच्चों अगर पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन का मतलब है, ऑक्सी वर्ड ऑक्सीजन के लिए यूज कर सकते हो, तो इसमें लिख सकते हो आप एडिंग ऑफ, एडिंग बोल लो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो, अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूवल होगा। तो इसमें लिख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन में रिमूवल भी हो सकता है H2 का। ठीक है, H2 बोलो या H एटम बोलो। ठीक है, अगर मेरे पास H2 का रिमूवल हो जाए तो हमारा क्या है? वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर इधर रिमूवल है हाइड्रोजन का, इधर का मतलब क्या होगा? एडिशन, या फिर दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब ये दोनों तो एनसीईआरटी में हमारे हैं, लेकिन दो तीन चीजें और हैं जो नहीं है, वो भी पढ़ लेते हैं। थर्ड, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एक और, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन से रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में भी होता है, लेकिन उतना डीप में जाना नहीं है, वो अलग फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जब आप 11th क्लास में अगर कोई साइंस लेता है तो 11th क्लास में पढ़ोगे, वहां एक पूरा चैप्टर ही है केमिस्ट्री का, रेडॉक्स। पूरे चैप्टर का नाम ही रेडॉक्स रिएक्शन है। उस चैप्टर में आपने और कुछ नहीं पढ़ना, यही दोनों चीजें पढ़नी है। तो ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में वो करता हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। मेरे पास क्या है? कॉपर है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करा, या ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी हो सकती है, और हमारा बना कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं एक बार। ये दो है, इधर अकेला तो दो, और कॉपर दो, ये हो गया। अब बच्चों इधर देखो, इधर क्या इसके पास ऑक्सीजन है? नहीं है, लेकिन जैसे यहां से कॉपर इधर गया तो उसके पास क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। जैसे ही कॉपर यहां से उधर गया तो क्या आ गई? ऑक्सीजन ऐड हो गई ना। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर किसी भी चीज से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हमारा वो क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हमारे पास N2 है और H2, और N2 और H2 से हमें बनता है NH3, तो इधर 2, ठीक है, हाइड्रोजन, और ये हो गए 3। तो यहां से देख रहे हो कि इस नाइट्रोजन से हमारे पास क्या हाइड्रोजन ऐड हो गया उसके अंदर, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी रिएक्शन कंसिडर कर सकते हो? इसको रिडक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई? रिडक्शन की प्रोसेस, जिसमें हाइड्रोजन गेन हो या एडिशन हो तो वो हमारी रिडक्शन रिएक्शन, या फिर ऑक्सीजन लूज हो जाए तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो और चीज पढ़ते हैं इसके बारे में हम आगे। ठीक है, एक दो रिएक्शन है और एग्जांपल में करके देखते हैं। आपको इसका नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, फिर एक दो रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारे पास कुछ 3 रिएक्शन है। इस 3 रिएक्शन से हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर क्या दे रखा है भाई? कॉपर ऑक्साइड दे रखा है।
अब इधर का मेन एलिमेंट देखो, सेंटर एटम जो है हमारा कॉपर है, इधर कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही आप लोग इधर गए ऑक्सीजन खत्म और क्या आ गया, कॉपर आ गया। तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन का रिमूव हो जाए तो ऑक्सीजन का रिमूवल होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन हुआ। ठीक है, साथ के साथ एक चीज और देखना, इधर H2 अकेला है, इधर जैसे ही गया तो वो वाटर बन गया। वाटर बनेगा कैसे, जब उसके पास ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो बच्चों वो रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आई होप ये वाला आप समझ आया होगा, नहीं तो सेकंड देखते हैं। इधर ZnO है, ऑक्सीजन है इसके पास, लेकिन जैसे ही इधर गया तो Zn ऑक्सीजन लूज कर गया, अकेला जिंक बचा, तो ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, इसका मतलब रिडक्शन। और इधर कार्बन था, कार्बन से हमें क्या मिला, CO मिला, तो ऑक्सीजन गेन हो गया। ऑक्सीजन गेन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक तरह का क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। इधर देखते हैं MnO2, जब इधर Mn गया तो इधर बचा MnCl2, Cl नया आ गया लेकिन ऑक्सीजन लूज हुआ। हमें ये नहीं देखना कि Cl आया है तो हुआ क्या है, उसको भूल जाओ एक पल, ठीक है ना। उससे भी बता सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर गेन कर ले, कोई एलिमेंट अगर अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, लेकिन वो बाद का पार्ट है, हमें उसको नहीं पढ़ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में देखना है। तो O2 लूज हो गया और इधर O2 नहीं आया, तो O2 का लूज होना क्या है, रिडक्शन। ठीक है, अब जैसे इधर जाओगे आप, इधर हमारे पास क्लोरीन था, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे ही इधर क्लोरीन गया, जैसे ही इधर से उधर क्लोरीन गया तो हाइड्रोजन हट गया। तो इसका मतलब इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये 3 रिएक्शन है, हमें पता चल गई। क्वेश्चन कैसे आता है, आपको रिएक्शन दे देंगे, बोल देंगे इसमें बताओ रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। साथ के साथ एक चीज और जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो इसको इजी वे में समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो those substance which brings the oxidation in reaction। किसी भी रिएक्शन में क्या करें, ऑक्सीडेशन लाए। उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट अगर समझाना हो तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, those substance which brings about the reduction। जो रिडक्शन ले आए वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं, थोड़ी अपनी बोलते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में समझो, तो वो देखते हैं। तो ध्यान रखना, वो सब्सटेंस which reduce themselves, जो खुद को तो क्या कर ले, रिड्यूस कर ले। खुद को रिड्यूस करने का मतलब है खुद हाइड्रोजन लूज कर देंगे, एंड ऑक्सीडाइज्ड अदर, और दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे। सेम यहां पर है, वो सब्सटेंस जो क्या करेंगे, विच ऑक्सीडाइज्ड themselves, जो खुद को ऑक्सीडाइज करते एंड रिड्यूस अदर, और जो दूसरे को क्या करते, रिड्यूस करते। इसमें से समझते हैं, जैसे एक हमने एग्जांपल लिया अपना सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में देखोगे आप, Zn के पास O था, तो Zn ने क्या करा, रिडक्शन करा। और जो सब्सटेंस रिडक्शन करे, जो सब्सटेंस रिडक्शन करे वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लेकिन इसमें रिडक्शन नहीं हुआ, इसने रिडक्शन नहीं किया, इसका रिडक्शन हुआ है,
इसका रिडक्शन करा किसने, दूसरे एलिमेंट ने। ये इस चीज से समझ नहीं आता तो इस वाली स्टेटमेंट में समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। तो जो सब्सटेंस क्या कर ले, खुद को रिड्यूस कर ले, सब्सटेंस विच रिड्यूस देमसेल्फ, खुद का तो रिडक्शन कर लिया, इसका मतलब ये कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरे का क्या कर ले, ऑक्सीडेशन कर ले, इसने खुद का रिडक्शन किया और दूसरे का ऑक्सीडेशन किया, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में समझ सकते हो, वो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड देमसेल्फ, जो खुद को ऑक्सीडेशन कर ले, खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब खुद को ऑक्सीडेशन कर ले, कार्बन ने खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया, इसका मतलब वो कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरे का उसने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो इसका मतलब वो क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से हमारा जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये चलती है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें मुझे बताना हो, इसने खुद का रिडक्शन कर लिया और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर लिया, जो खुद का क्या कर ले, रिडक्शन कर ले और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर ले, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसने क्या करा है, इसने खुद का ऑक्सीडेशन किया है और दूसरे का रिडक्शन, तो इसका मतलब ये कौन सा एजेंट बना, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके बेसिस पे हमारे दो टॉपिक आते हैं, एक तो आता है हमारा कोरोजन और दूसरा आता है रेंसिडिटी, तो वो पढ़ते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप। चलो बढ़ते हैं आगे। इन्हीं की ही कुछ एप्लीकेशन तो नहीं बोल सकते, इन्हीं का ही कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हो जाते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है, वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला आता है हमारा ऑक्सीडेशन के ही दोनों एग्जांपल देखने। इस ऑक्सीडेशन के सबसे पहले एग्जांपल में हमारा आता है कोरोजन, रस्टिंग के नाम पे भी बड़ा होगा। ठीक है, कोरोजन है क्या, ठीक है, देखो भाई, कोरोजन वर्ड हम यूज करते हैं जनरली कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोई भी मेटल जो है हमारे वो कोरोड हो गए, कोरोड होने का मतलब क्या, उस पर रस्ट लग गया एक तरीके से। तो द प्रोसेस ऑफ slow oxidation of a metal when exposed to moisture या फिर environment। जब भी environment या फिर moisture में expose हो जाए, expose होने का मतलब क्या है, बाहर खुला छोड़ दें उसको हम, तो उस पर क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन होता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलूं हमारा आयरन की बात करूं, तो आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है, रस्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, रस्ट की फॉर्म में। अब रस्ट क्या है, रस्ट एक रेडिश ब्राउन लेयर है। आप सबने देखा होगा लोहे पर, हर किसी ने देखा होता है, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ का। तो अगर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग ऑफ आयरन, तो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन एन आयरन आर्टिकल when exposed to atmosphere। एटमोस्फेयर बोलो, इन्वायरमेंट बोलो, जब उसमें रख दोगे तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा सिल्वर में भी होता है, कॉपर में भी होता है। ठीक है, सिल्वर में जो हमारा कोरोजन होता है वो होता है ब्लैक कलर का। आपने देखा होगा चांदी जो है वो काली हो जाती है धीरे धीरे, वो ब्लैक। उसी तरीके से जो कॉपर है हमारा, कॉपर जनरली क्या हो जाता है, उस पर ग्रीन कलर का। कभी गौर करना, कई जगह कॉपर की टूटी या कॉपर के बर्तन होते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा तो उस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो आयरन से ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है, तो वो क्या हो जाएगा, उससे भी थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन ग्रीन कलर का। ठीक है, रस्टिंग के आयरन के कंपेरिजन में उसमें थोड़ा कम लगता है। अब कोई पूछे कि ये रस्ट लगा कैसे, तो देखो भाई, हमारे पास क्या है, आयरन आर्टिकल था।
लोहा है, जो भी आयरन है। फिर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है, ठीक है, साथ के साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, चाहे वो वेपर्स की फॉर्म में हो, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें नहीं पता कितना है, तो इसको हमने मान लिया एक्स एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लो, एन मान लो। अब जैसे ही ये प्रोसेस हुई तो हमारा क्या बना, Fe2O3.XH2। बच्चों यही फॉर्मूला है किसका, रस्ट का, यही फॉर्मूला है किसका, रस्ट का, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड आयरन, और यहाँ ये जो आयरन होता है थर्ड होता है ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वर्ड क्यों, क्योंकि एक्स, और प्लस में क्या होगा, प्लस में सारी चीज हो गई और हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, Fe2 है O3, ठीक है। पहले इसको कर लो, इसको बैलेंस कितना आएगा, ये तो X है, ऑक्सीजन कितना है हमारा, ठीक है। इसको अगर आप करते हो 3, तो आयरन कितने हो गए, 6 हो गए, सॉरी इसको आप 2 कर लो, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो इधर हो गया 3 2 जा 6, ये XH2 है, वो XH2O हो गया, और इधर 2 है, 2 से किया तो ये कितना हो गया, आयरन 4। तो ये हमारी बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन, ठीक है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन की है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, ये तो हमें पता चल गया कि ये होता किसकी वजह से, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर है तो होगा ही होगा। इस पे एक बेसिक चीज देखो, मैंने माना कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, फिर एक टेस्ट ट्यूब और है, एक और ऐसी टेस्ट ट्यूब है हमारे पास 4, A B C और D। हमने क्या करा, सब में एक लोहे की कील रख दी, आयरन नेल बोलते हैं इसको, ये हो गया आयरन नेल, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा, नॉर्मल वाटर रख दिया, इसके अंदर मैंने क्या करा, बॉइल्ड वाटर रखा, लेकिन इधर मैंने क्या करा, ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया, ऑयल। इसको नॉर्मल मैंने ऐसे छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा। इसके अंदर मैंने इधर क्या डाल दिया, ये पूरा भर दिया मैंने, किससे, कैल्शियम क्लोराइड। किससे भर दिया, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब अगर मुझे देखना होगा इसमें रस्ट किस में लगेगा, तो बता सकते हो आप रस्ट किस में लगेगा, थोड़ा सोचो किस में रस्ट लगने के चांसेस ज्यादा है। इधर मैंने क्या फिल कर रखा है, ऑयल फिल कर रखा है, क्या फिल कर रखा है, ऑयल फिल कर रखा है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो और आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। चलो मैं एक चीज और कर देता हूँ, इसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, और प्लस मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, NaCl मतलब जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है, और मैंने सबको किसी भी कॉर्क से बंद कर दिया, इस पूरी टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया, ताकि बाहर से कोई और चीज इसके अंदर ना आए, और मैंने इनको छोड़ दिया, ठीक है। तो ऑब्जर्व ये होगा कि इसके अंदर तो रस्ट लग चुका होगा, इसके अंदर रस्ट नहीं लगेगा, इसके अंदर रस्ट लग चुका होगा, और इसके अंदर रस्ट नहीं लगा होगा। कैसे, जो ये है ना बच्चों, इसके अंदर वाटर तो है ही, कहने का मतलब आपके पास H2O है, ठीक है, प्लस कुछ ऑक्सीजन तो होगी ना इधर, तो वो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और आयरन आर्टिकल है, तो वो सेम रिएक्शन हो जाएगी, तो रस्ट तो इस पे लगेगा ही लगेगा। लेकिन इधर क्या है, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। इससे पहले, इसको करने से पहले इस पे आओ, NaCl सॉल्ट है, प्लस इसके अंदर हमने पानी भी डाला हुआ है, तो पानी और नमक हो गया। अब यहाँ पानी और नमक क्या करेंगे ना, इसमें
इसके कंपैरिजन में और जल्दी रस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है वो है ना रस्ट लगाने में हेल्प करता है। कैसे? ये एक तरह का क्या हो गया हमारा, कैटलिस्ट की तरह काम कर देता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को बहुत जल्दी आगे बढ़वा देते हैं। क्या कर देते हैं? रिएक्शन को बहुत जल्दी आगे बढ़वा देते हैं। खुद वो नहीं करेंगे, कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन रिएक्शन को आगे बढ़वाते हैं। तो इसमें भी रस्ट लगता है और ज्यादा जल्दी लगेगा इस कंपैरिजन में। इसमें क्यों नहीं लगा? एक तो जो बॉइल्ड वाटर है ना हमारा, उसमें इम्प्योरिटीज कम हो जाती है। आपने सुना होगा कि पानी को जब भी पियो उबाल के पियो, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी जो भी बैक्टीरिया या फिर कोई अदर फालतू के सॉल्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं। प्लस ऑयल है इसके ऊपर, तो ऑयल ने क्या करा, ऊपर की ऑक्सीजन की सप्लाई को इसमें नहीं आने दिया। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दोगे, इवन अगर वाटर भी है तो उस पर रस्ट नहीं लगेगा। ये हो गया। अब इस पर कैल्शियम क्लोराइड, अब इधर क्या है, इसमें ऑक्सीजन तो है हमारी, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल, अब मॉइस्चर नहीं है। अगर मॉइस्चर की सप्लाई कट कर दी, सिर्फ ऑक्सीजन भी है, तो भी उस पर रस्ट नहीं लगेगा। अब बोलोगे हम यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है तो उसमें तो रस्ट नहीं लगना चाहिए, ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर्स भी हैं, तो एक तरह से वो मॉइस्चर का काम करता है, रस्ट लगा देता है। तो ये समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब जो कोरोजन है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट करने का मतलब है रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो आ गया भाई, पेंट कर दो। क्या कर दो? पेंटिंग। पेंटिंग नॉर्मली उसके ऊपर हमने पेंट की कोटिंग कर दी। अब पेंट क्या करता है, रस्ट लगने से बचाता है। आपने देखा होगा बाइक, साइकिल, कितने कोई भी लोहे की चीज हो, ग्रिल्स हो, हर किसी पर पेंट होता है। दूसरा, ल्यूब्रिकेशन कर दो। अब बच्चों ल्यूब्रिकेशन और ऑयलिंग एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना इससे। ऑयलिंग कर दो या ल्यूब्रिकेशन, जैसे यहाँ पर है ऑक्सीजन की सप्लाई ही खत्म हो गई, जा ही नहीं पाएगी, तो या तो लुब्रिकेशन ऑयलिंग कर दो, तो भी रस्ट नहीं लग पाता। थर्ड होता है उसके क्या बना दो आप, अलॉय बना दो। जैसे अगर मैं बोलूं लोहे की बजाय स्टेनलेस स्टील यूज कर लो, स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं लगता, अलॉयज बना दो। या फिर बोलो कि उसका अलॉयज बना दो। एक और अच्छी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या हो गया हमारा, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन को थोड़ा मैं वैसे समझाता हूं। देखो जो इसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्टिविटी सीरीज। तो जब हमारे पास पूरी रिएक्टिविटी सीरीज जब हम बात करते हैं तो उसमें मेरे पास दो एलिमेंट आते हैं। वैसे बहुत सारे हैं, मैं दो की बात करता हूँ। एक आएगा जिंक जो पहले आएगा, और फिर आएगा हमारा आयरन। जिंक, Zn और आयरन। तो आयरन से पहले कौन आता है, जिंक। कहने का मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है, ठीक। तो गैल्वनाइजेशन है क्या, तो जो गैल्वनाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक जिंक की लेयर बना देता हूँ। आयरन आर्टिकल के ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की लेयर बना देते हैं। क्यों बना देते हैं वो देखते हैं। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। मैंने माना ये मेरे पास पूरा पीस है आयरन का। अगर इस पीस के ऊपर आप जिंक की लेयर बना दो, इस पूरे आयरन के ऊपर अगर आप क्या बना दो, जिंक की लेयर बना दो। इधर भी जिंक की लेयर बना दी, इधर भी बना दी, इधर भी बना दी, और इधर भी जिंक हो गया, इधर भी जिंक, इधर भी जिंक, बीच में आयरन आर्टिकल है। सारी जगह आपने जिंक की लेयर बना दी। अब जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल जो है XH2O की बात कर सकते हो। रस्ट लगाने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा, आयरन तक जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जिंक क्या करेगा, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन की बजाय जिंक इनसे क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। अब जिंक अगर इसके साथ रिएक्ट कर गया तो जिंक जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा।
क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। कहने का मतलब जो रस्ट आयरन पर लग रहा था वो रस्ट अब आयरन पर नहीं, वो किस पर लगेगा, जिंक पर लगेगा, ठीक है ना। तो जिंक ने क्या करा, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए, आयरन के लिए। आयरन के कंपैरिजन में अपने आप को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। इसके लिए कई बार गैल्वेनाइजेशन को, रिएक्शन को सैक्रिफाइसल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसल रिएक्शन, क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, ताकि आयरन पर वो ना हो, अटैक ना हो पाए किसका, ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से हम जब भी आयरन के ऊपर जिंक की लेयर करेंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, तो उस पर नहीं हो पाएगा क्या, रस्ट नहीं लग पाएगा। सारा किस पे इफेक्ट करेगा, जिंक। धीरे धीरे जिंक की लेयर कम होती चली जाएगी, जिसकी थिकनेस है वो कम होती जाएगी, पहले इतनी है फिर इतनी हो जाएगी, फिर कम, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो फिर जैसे खत्म होती है तो दोबारा कर दो, इससे हमारा जो आयरन आर्टिकल है वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये था हमारा गैल्वेनाइजेशन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट पॉइंट और है इस चैप्टर का, जो है हमारा रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी, तो उसको पढ़ते हैं, खत्म। रेंसिडिटी तो जो हर खाने में जो भी हमारी चीजें होती हैं खाने की, हल्का फुल्का ऑयल्स या उसके अंदर फैट्स वगैरह तो होते हैं, या तो हमने उसको तला हो, फ्राई कर रखा हो, तो इन सब में ऑयल तो होता ही है। ऑयल नहीं भी होगा तो फैट्स तो थोड़े बहुत होते ही होते हैं, ठीक है ना। कोई रेयरली चीजें जिसमें फैट नहीं होते, बाकी तो मैक्सिमम चीजों में फैट और ऑयल दोनों में होता ही होता है। तो ये जो रेंसिडिटी पॉइंट है, ये उसी का ही पॉइंट है। तो होती क्या है रेंसिडिटी, द प्रॉपर्टी by which there is slow oxidation of fats and oils present in food stuff। किसी भी खाने की चीज में जो भी फैट और ऑयल है, अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाए, क्या हो जाए, उनका ऑक्सीडेशन, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा खाना है, द फूड स्टफ इज सेड टू बी रेंसिड। क्या बोल सकते हो कि फूड क्या हो गया, रेंसिड हो गया। रेंसिड होने का मतलब है अनसुटेबल फॉर ईटिंग, अनसुटेबल फॉर ईटिंग, कंटेमिनेट हो चुका है एक तरीके से। अब पढ़ते हैं आगे कि ये सारी चीजें हुई कैसे है। हर किसी खाने में फैट ऑयल है, मैंने अभी बात आपको बताया है। अगर आप उसको कॉजेस किस वजह से हो सकता है या रीजन क्या हो सकते हैं, सबसे पहला, इन एन ओपन कंटेनर, या तो आपने उसको किस में रखा है, किसी ओपन कंटेनर में रखा है, या दूसरा प्लेस्ड इन वार्म प्लेस, या किसी गर्म जगह में रखा है, ठीक है ना। गर्मियों में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। और या फिर आपने इसको क्या रख दिया, प्लेस्ड इन सनलाइट, या आपने इसको धूप में रख दिया, तो भी खराब हो जाएगा। ये खराब कैसे होगा, खराब होने का मतलब है इसका जो ओडोर है, ओडोर मतलब जो उसकी महक है, फ्रेग्रेंस है, वो चेंज हो जाएगी। अनप्लीजेंट स्मेल, एक बदबू सी हो जाती है, और साथ के साथ जो खाना है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फूड विल बिकम वेस्ट, या फिर बोल सकते हो वर्स, ठीक है। कैसे, क्योंकि उसका टेस्ट चेंज हो चुका है, कि उसका क्या हो चुका है, टेस्ट चेंज हो चुका है। तो टेस्ट चेंज होने की वजह ये सारी चीजें, या तो उसके ओडोर में चेंज आ जाए, ओडोर मतलब उसकी स्मेल, ठीक है, वो चेंज हो जाए, और कैसी हो जाए, खराब हो जाए, खाना खराब हो जाए या वर्स हो जाए, या फिर उसके टेस्ट में चेंज आ जाए। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि वो खाना क्या हो गया, रेंसिड हो गया। क्या क्या रीजन थे उसके, ये है। अब ये तो हो गया। अब हम अगर इसको बोले कि प्रिवेंट कैसे करते हैं,
तो प्रिवेंटिव मेजर कि आप उसको कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कीप योर फूड स्टफ इन रेफ्रिजरेटर। या तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखो, फ्रिज के अंदर रखो, खराब नहीं होगा, या फिर प्लेस देम इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में रखो, क्यों? ताकि वो वहां से मॉइस्चर से दूर रहे, मॉइस्चर अवे फ्रॉम मॉइस्चर। या फिर क्या करो, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ये कहाँ यूज होते हैं? जो भी हमारे चिप्स वगैरह या वेफर्स आते हैं, वेफर्स जो हैं हमारे, नमकीन हो गई, चिप्स हो गए, चिप्स के पैकेट हो गए, ठीक है, जैसे कुरकुरे हो गए, ठीक है, और लेज हो गए, उस तरीके से उसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो बाहर की जो ऑक्सीजन है उसको आने नहीं देगी अंदर, तो हमारे जो भी खाने के अंदर फैट और ऑयल है, चिप्स है, वो बेसिकली तल के बने हुए हैं, तो वो खराब नहीं होंगे। और एक होता है हमारा यूजिंग आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या? खाना ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऑक्सीडाइज का अपोजिट एंटीऑक्सीडाइज, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, या फिर BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और अगर आपका BHT आ जाए तो ये सेम हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल की बजाय क्या हो जाएगा? टॉलिन हो जाएगा। तो ये हमारे आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका आप यूज करके खाने को रैंसिड होने से बचा सकते हो। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी वीडियो है, सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा तो उसको प्रेस कर दें। जैसे मैं नई वीडियो जैसे अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।